हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपके लिए मैं लेके आया हूं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, क्योंकि ये कहानी मार्शल आर्ट्स और एक्शन से भरी हुई है, जिसमें हमारा हीरो यांग काई अपने स्ट्रगल्स और ग्रोथ को लेकर फोकस करता है। यांग काई एक वीक मार्शल आर्टिस्ट है जिसकी बॉडी और बोन्स नेचुरली वीक है, जिसकी वजह से वो अपने सेक्ट के दूसरे डिसिपल से हर फाइट में मार खाता है। लेकिन उसका डिटर्मिनेशन और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड उसे एक अलग ही पर्सन बना देता है। कहानी में हमें दिखाया जाता है कि यांग काई को अपने मास्टर से 3 साल का टाइम मिला है, जिसमें उसको बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल को अचीव करना होगा, नहीं तो उसे सेट से निकाल दिया जाएगा। वो कांस्टेंट प्रैक्टिस और फाइट्स में लगा रहता है, लेकिन उस बेचारे का प्रोग्रेस दिखाई ही नहीं दे रहा था। हर 5 दिन में कोई एक डिसिपल उसे आता है, फाइट के लिए चैलेंज करता है और पीट कर चला जाता है, और वो हर बार पिटता है, लेकिन वो हर बार अपने आप को मोटिवेट करता है और इतना मार खाने के बाद भी अपने अगले ओपोनेंट से फाइट करता है। एक फाइट में तो वो 5th लेवल के एक ओपोनेंट से फाइट करता है जिसका नाम था जाओ डिंगजुन, और उससे फाइट करते हुए एक बार फिर से यांग काई हार जाता है, लेकिन वो गिव अप नहीं करता है। और इस फाइट को एक मिस्टीरियस मास्क लड़की जो यांग काई के हर फाइट को ऑब्जर्व करती थी, वो उसे देख लेती है, और इस बार वो यांग काई के हिम्मत से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। वो उसे एक मेडिसिन देती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपनी लाइफ को रिस्क में ना डाले। जब यांग काई अपने घर वापस लौटता है तो उसका ब्लड एक स्पिरिचुअल स्टोन को एक्टिवेट कर देता है। वो एक ड्रीम वर्ल्ड में चला जाता है, जहां वो एक एंशिएंट मार्शल आर्ट्स की बुक को डिस्कवर कर लेता है, लेकिन वो एक स्कल मॉन्स्टर से कंफर्ट होता है जो उसकी बॉडी को पोजेस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यांग काई अपनी विल पावर से और उस मॉन्स्टर को अब्सॉर्ब कर लेता है और एक पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी गेन कर पाता है। और अब इस घटना की वजह से यांग काई की लाइफ में कुछ अलग से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ गए थे। यांग काई जो पहले मार्शल आर्ट्स में वीक था, अब उसने एक मिस्टीरियस स्टोन की वजह से सुपरनैचुरल पावर्स को हासिल कर लिया था। उसकी बॉडी हील हो गई थी और उसका मार्शल आर्ट प्रैक्टिस भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया था। एक दिन जब वो अपने रूम में होता है तो उसको एक सीक्रेट बुक मिलती है जिसे सोल स्टोन कहते हैं। ये बुक उसके थॉट के हिसाब से चलती है और उसमें कुछ हिडन मार्शल आर्ट टेक्निक्स भी होती हैं। यांग काई को लगता है कि इस बुक ने उसे चूज किया है और वो इसकी पावर्स को एक्सप्लोर करना चाहता था। जब वो बुक्स के टेक्निक को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसने पहला टेक्निक ऑलरेडी ट्राई कर लिया है, जिससे उसको गोल्डन असुरा बॉडी मिली है, और वो अगले टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। वो हर दिन सूरज निकलने के 30 मिनट तक प्रैक्टिस करना, उसे हर दिन सूरज निकलने से पहले 30 मिनट तक प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस करते हुए यांग काई को लग रहा था कि उसकी स्पिरिचुअल पावर इंप्रूव होती जा रही थी और उसका मार्शल आर्ट्स भी इंप्रूव हो रहा था, लेकिन उसे बार बार एक बात महसूस होती थी कि कोई है जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है, और वो अलर्ट हो जाता है। अब सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यांग काई अपने स्कूल गया हुआ था, जहां पर स्कूल में एक सीनियर के साथ उसका कन्फ्रंटेशन होता है जो उसे बुली कर रहा था। सीनियर उससे माफी मांगने को कहता है, लेकिन यांग काई ऐसा करने से मना कर देता है। जब सीनियर उसे अटैक करने की कोशिश करता है तो कोई मिस्टीरियस तरीके से उसको रोक देता है। यांग काई को लगा था कि उसको कोई तो प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पाया था कि ये कौन है। बाद में वो मिस्टर मैंग के पास जाता है, जो स्कूल के एक सीनियर मेंबर हैं। मिस्टर मैंग उसे कुछ कॉइन्स देते हैं और उसको एडवाइस देते हैं कि वो अपने मार्शल आर्ट्स को इंप्रूव करे। अब जब अगले सीन में मार्केट में यांग काई एक शॉपकीपर की हेल्प करता है, जिसके ऊपर कुछ लोग फेक आरोप लगा रहे थे। वो लोग शॉपकीपर की दुकान बंद करवाना चाहते थे, लेकिन यांग काई उनको समझा देता है। अब हम देखते हैं कि वहां पर कुछ सारे गुंडे आ गए थे और उस शॉपकीपर को परेशान करने लग जाते हैं कि तभी सीनियर सूमू, जो लिंगजियाओ पैवेलियन का एक पावरफुल स्टूडेंट है, वहां आ जाता है और उन गुंडों को धमकाते हुए उन्हें शॉप से भगाने की कोशिश करता है। सूमू अपने आप को हीरो बनाने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन यांग काई को समझ आ जाता है कि ये सारा एक प्लान्ड ड्रामा है। दरअसल सूमू गुंडों को धमकाता है और उन्हें शॉप से भगाने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन यांग को इसका पता पहले ही चल गया था कि ये सब कुछ फेक हो रहा है। यांग अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करके उन सभी गुंडों को पकड़ लेता है और उन्हें सबके सामने एक्सपोज कर देता है। वहां मौजूद लोग गुंडों को पीटने लग गए थे और सूमू की पोल खुल जाती है, जो यहाँ पर हीरो बनने आया था। गुंडे सबके सामने ये रिवील कर देते हैं कि सूमू ने ही उन्हें पैसे दिए थे ताकि वो शॉपकीपर की बेइज्जती करें और सूमू आकर हीरो बन जाए और
उस शॉपकीपर को बचा ले। सुमू की ये साजिश शॉपकीपर की बेटी को बहुत बुरी लगती है क्योंकि सुमू ने उसे इम्प्रेस करने के लिए ये सब किया था। अब यांग की स्मार्टनेस की वजह से सुमू की पोल खुल जाती है और वो वहां से शेमफुल फील करके चला जाता है। और अब यहाँ पर हमारा यांग काई शॉपकीपर और उसकी बेटी की हेल्प करके उन सभी की नजर में हीरो बन गया था, जिसकी वजह से शॉपकीपर की बेटी यांग काई को पसंद करने लग जाती है और उसकी फैमिली भी यांग काई को बहुत रिस्पेक्ट देती है। यांग काई जो अभी तक अपनी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजी था, उसे ये सब बहुत अजीब लगता है और वो ऑकवर्ड फील करके वहां से चला जाता है। शॉपकीपर की फैमिली यांग काई को अपना फ्यूचर सन इन लॉ समझने लगी थी, लेकिन यांग काई तो अभी इन सबसे अनजान था। अब सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यांग काई अब एक नई मेडिसिन बनाने का प्लान करता है जो उसके कल्टीवेशन लेवल को इम्प्रूव करेगी। लेकिन मेडिसिन बनाने के लिए उसे 2 रेयर हर्ब्स चाहिए होंगे, जिनमें एक है 3 लीफ रेमेनेंट सोल फ्लावर और दूसरा है जेड डेड वुड ग्रास। लेकिन यांग काई को इन हर्ब्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए वो मिस्टर मैंग के पास जाता है जो एक एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल पर्सन है। मिस्टर यांग काई को हर्ब्स के बारे में जानकारी देते हैं और उसे ब्लैक विंड माउंटेन जाने को कहते हैं क्योंकि वहां पर उसे वो सारे हर्ब्स बहुत आसानी से मिल सकते थे। लेकिन यहाँ पर मिस्टर यांग एक शर्त रखते हैं कि यांग काई को भी उनके लिए कुछ हर्ब्स को कलेक्ट करना होगा। अब यांग काई इसके लिए मान गया था और ब्लैक विंड माउंटेन की तरफ निकल गया था। अब माउंटेन पर पहुंचकर यांग काई अपने हर्ब्स ढूंढने लग जाता है और वो काफी हर्ब्स को कलेक्ट भी कर लेता है, लेकिन उसको वो 2 रेयर हर्ब्स नहीं मिले थे। अब जब उस माउंटेन में हमारा यांग काई कुछ हर्ब्स को कलेक्ट कर रहा होता है कि तभी उसे वहां पर कुछ डेंजरस सा महसूस होता है और तभी उसके सामने एक वाइल्ड बोर आ गया था जो कि एक जंगली सुअर होता है। अब व्हाइट बोर से बचने के लिए यांग काई वहां से भागना शुरू कर देता है। अब जब वो बोर यांग काई के ऊपर अटैक करता है तो हमारा यांग काई उससे फाइट करता है और फाइनली उस बोर को मार देता है। लेकिन इसमें उसकी हेल्प करने वाले 2 विलेजर्स होते हैं जो कि एक फादर और एक बेटा होता है और वो दोनों यांग काई को थैंक यू बोलते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। अब विलेजर्स यांग को बताते हैं कि वो येलो ग्रास फॉरबिडन एरिया में मिल सकता है जो एक डेंजरस जगह है। यांग उनके साथ वहां जाता है और फाइनली येलो ग्रास को ढूंढ लेता है, लेकिन अभी भी उसको दूसरा ग्रास नहीं मिला था। रात को जब यांग और विलेजर्स वहां पर रुकते हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग यांग अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता है और बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल पर पहुंच जाता है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस अब और भी ज्यादा बढ़ गया था। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद यांग को विलेजर्स की हेल्प की आवाज सुनाई देती है जहां वो किसी खतरे में थे। अब वो जल्दी से उनकी हेल्प के लिए निकल पड़ता है। अब जब यांग काई भागकर उनके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि एक बड़े से जियांट स्पाइडर ने उन विलेजर्स को ट्रैप कर लिया है। अब यांग अपने क्विक थिंकिंग से उसे बचा लेता है, लेकिन विलेजर्स का बेटा अभी भी स्पाइडर के वेब में फंसा हुआ था। अब ये देखकर यांग काई को टेंशन हो जाती है कि वो क्या करे, लेकिन फिर भी वो अपनी जान को खतरे में डालते हुए उस केव के अंदर घुस जाता है जिसमें वो स्पाइडर रहता था। अब अंदर का सीन देखें तो जैसे एक हॉरर मूवी का सीन होता है। वहां पर बहुत सारे ह्यूमन बोन्स, स्टिकी वेब्स और एक ब्लड थ्रस्टी स्पाइडर जो उस बच्चे को डिनर बनाना चाहता था वहां यांग काई के सामने पड़ जाते हैं। ये सब देखकर एक पल के लिए तो यांग काई के भी पसीने छूट गए थे, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। यांग काई अपनी गोल्डन असुरा बॉडी की पावर्स को यूज करके स्पाइडर से डायरेक्ट फाइट करता है। स्पाइडर अपने वेनेमनस फैंग्स और वेब से अटैक करता है, लेकिन यांग काई स्मार्टली फायर और स्टोन्स का यूज करके उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है और थोड़ी मारपीट के बाद वो बच्चे को रेस्क्यू कर लेता है। लेकिन तभी एक फीमेल स्पाइडर, ओ यस, डबल ट्रबल आ जाती है जो अपने पार्टनर का बदला लेने आई थी। ये तो भाई लोग एकदम नागिन वाला सीन हो गया है। वो यांग को वेब में ट्रैप करके उसे पैरालाइज कर देती है। अब यांग अपने गोल्डन असुरा हीलिंग पावर से रिकवर कर लेता है और स्पाइडर की आंख फोड़कर उसे फिनिश कर देता है। अब यहाँ के मसले को सॉल्व करते हुए यांग उस बच्चे को लेकर उस केव से बाहर आ गया था और विलेजर इमोशनल हो जाता है और यांग को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसने उसके बच्चे की जान बचाई थी। लेकिन जब यांग बाहर आता है तो वो विलेजर देखता है कि यांग की शर्ट फट गई थी, जिसे वो सिलने का ऑफर देता है, लेकिन इससे यांग को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन मजे की बात तो यांग के लिए ये थी कि उस केव के अंदर इसी बहाने उसे वो रेयर हर्ब मिल गया था जो उसे चाहिए था, जो कि था 3 लीफ फ्लावर, जो एलिक्सर बनाने में उसके काम आएगा। और घर लौटते वक्त यांग देखता है कि उसके घर के बाहर स्टूडेंट्स का क्राउड इकट्ठा हो गया है, लेकिन यांग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है।
अब उस भीड़ को देखकर यांकाई जब अपने घर के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर जो लोग मशाल लेकर खड़े हैं वो सब सीनियर सोमू के साथ आए हुए थे। अब ये सीनियर सोमू वही बंदा है दोस्तों जिसे अभी कुछ वक्त पहले ही यांकाई ने सबक सिखाया था और वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था और वो अपने गूंज को साथ में लेकर आया था यांकाई को सबक सिखाने के लिए। अब सोमू यांकाई को धमकी देता है और उसका घर जलाने की बात करता है, लेकिन यांकाई समय से वहां से निकल चुका था। और जब सोमू को पता चलता है कि यांकाई घर पर नहीं है तो वो गुस्से में आकर उसके घर को जलाने का फैसला करता है और वो अपने गूंज से मशाल लाने को कहता है कि तभी यांकाई वापस आ जाता है और सोमू को रोकता है। वो सोमू से पूछता है कि उसने उसका क्या बिगाड़ा है और क्यों उसका घर जलाने जा रहे हैं। सोमू कहता है कि यांकाई ने उसके प्यार को छीना है, लेकिन यांकाई उसे समझाता है कि वो लड़की सबको भैया बोलती है। यांकाई सोमू को उसके ग्रैंडफादर के रेपुटेशन का भी याद दिलाता है, जिससे सोमू थोड़ा सा सोच में पड़ गया था। लेकिन तभी सोमू का चमचा उसे समझाता है कि वो यांकाई से बदला लेने आया है और उस चमचे के भड़काने की वजह से अब यांकाई की उन लोगों से फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर यांकाई सोमू के एक गून जैंगहू से फाइट करता है, जहां पर यांकाई अपनी कमाल की मार्शल आर्ट टेक्निक दिखाते हुए उसे नॉकआउट कर देता है और उसे हराने के बाद चुपचाप एटीट्यूड में वापस अपने घर में चला जाता है। और वहां बाहर ये सारे यांकाई की ऐसी पावर देखकर बिल्कुल शॉक रह गए थे कि ये लड़का इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। जिसके बाद यांकाई अपने रूम में जाता है और वो अपना वो हब बाहर निकालता है जिसे वो बहुत मुश्किल से ढूंढ के लाया था और उस हब को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे कि अब उसकी स्पिरिचुअल पावर्स भी बढ़ने लग गई थी और फाइनली उसने ब्रेक थ्रू भी कर लिया था। लेकिन यांकाई देखता है कि इस प्रोसेस की वजह से उसके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कम पड़ गए थे, जिसकी वजह से अब यांकाई सोचता है कि उसे और सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को कमाना होगा। अब दूसरी साइड हम सीनियर सोमू को देखते हैं जो अपनी गैंग के साथ एविल प्लॉटिंग कर और रिवेंज लेने का नया प्लान बनाने को कहता है। अब यूथान एविल आइडिया बताता है, चलो कोई नया ट्रैप सेट करते हैं। अब यहाँ पर हमें सोमू की एक बहुत एविल ही स्माइल देखने की मिलती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये प्लान काम का है, इसमें यांकाई जरूर फंसेगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यांकाई कोर्टयार्ड साफ करते वक्त सोच रहा होता है कि कल के प्रैक्टिस से पावर्स तो बढ़ गई है और आज भी जल्दी काम खत्म करके उसे आगे की प्रैक्टिस करना है कि तभी वहां पर यूथान आ जाता है जो यांकाई के साथ में बटरिंग करने लग जाता है और वो कहता है, यांकाई ब्रदर, जिस तरीके से आपने सोमू को मजा चखाया है मुझे भी वो सारे मूव सीखने हैं, क्या आप मुझे वो सब सिखा देंगे। यहाँ पर वो बहुत चालाक बन रहा था। दरअसल वो जबरदस्ती यांकाई के करीब आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये सब बस उसका प्लान था। वो कहता है, सोमू तो बकवास आदमी है, मैं उससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। लेकिन यांकाई समझ जाता है कि ये बस एक ट्रैप है और वो कहता है कि चलो खेलते हैं। और ये कहते हुए वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और अब फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर यूथान जो टेक्निकली 3 लेवल अप है अपनी विंड फ्लो टेक्निक से काई को घेरता है, पर यांकाई की बॉडी इतनी ज्यादा सॉलिड होती है कि यूथान के पंचेस उसको छू भी नहीं पाते हैं और दोनों के बीच में फाइट होती है, जहाँ पर फाइनली यांकाई एक ब्रूटल जंप से यूथान को पटक कर उसे वहीं पर मारता है। अब यूथान रोते हुए आई गिव अप चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि अगर उसने नहीं रोका तो यांकाई उसको बहुत बुरी तरीके से मारेगा। अब इस बात पर यांकाई हंसते हुए कहता है कि अगर दोबारा प्रैक्टिस करनी होगी तो चले आना। जिसके बाद यांकाई उसके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स और हर्ब्स को लेकर जा रहा होता है और वहीं पर सोमू छुप कर ये सब देख रहा था। उसका दिमाग का दही हो गया था जब उसे पता चलता है कि यांकाई की बॉडी टेम्परिंग 7th लेवल पर पहुंच चुकी है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जब यांकाई सीधे सोमू के सामने आ जाता है तो वो सोमू को वहां पर देखकर उसे कहता है कि शुक्रिया, तुम्हारी प्लान की वजह से मुझे फ्री के हर्ब्स मिल गए। और सोमू का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। यांकाई उसे ट्रोल करते हुए वहां से चला जाता है और सोमू अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपनी गैंग को लेकर फ्रस्ट्रेशन में वहां से निकल जाता है। अब सोमू अपने प्लान के फेल होने पर गुस्से में आ गया था और यांग से बदला लेने का सोचता है, लेकिन यांग तो अपनी कल्टीवेशन में बिजी होता है और उसने जीते हुए हर्ब्स का यूज करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को भी इनहेंस कर लिया था। उसने बताया कि वो बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल पर पहुंच गया है, जिससे उसकी बॉडी विंड ब्लो टेक्निक यूज कर पाएगी और उसका ऑरा और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। यांग ने अपने कल्टीवेशन को और इम्प्रूव करने के लिए और हर्ब्स का यूज किया, जिससे कि उसकी कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ गई है। दूसरी तरफ सोमू और उसके साथी यांग पर नजर रखे हुए थे। सोमू ने प्लान बनाया कि वो यांग को उसकी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद अटैक कर देगा, लेकिन जब सोमू और उसके साथी यांग के घर पहुंचते हैं तो वो सब उसके पॉइजन गैस से अफेक्ट हो जाते हैं और आपस में ही लड़ाई करने लग जाते हैं। यांग जो अपने कल्टीवेशन में बिजी था, उसने एक बार फिर से उनका प्लान फेल कर दिया था।
अगले दिन यांग अरीना में प्रैक्टिस करने गया, जहां उसने कई जूनियर्स को चैलेंज किया और उन्हें हरा भी दिया। उसने बताया कि फाइट करने से उसका कल्टीवेशन और इम्प्रूव हो रहा है। जूनियर्स यांग की स्ट्रेंथ को देखकर डर गए थे और सोमू से शिकायत करने चले जाते हैं। अब सोमू अपने जूनियर्स की हालत देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था। उसने यांग से बदला लेने का प्लान बनाया। उसने सोचा कि वो यांग को उसकी कल्टीवेशन के दौरान ही अटैक करेगा। और वहीं दूसरी ओर हम यांग को एक जंगल में देखते हैं। यांग को अपनी कल्टीवेशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए एक और मार्शल आर्ट की जरूरत थी, जिसकी खोज में वो निकल पड़ा था। अब रात को यांग जंगल में एक चमकती हुई चीज को देखता है और उसी के पीछे पीछे चल देता है। जंगल में उसे ड्रैगन माउंटेन, क्लिफ और एक लावा नदी दिखाई देती है, जहां से बहुत स्ट्रॉन्ग यांग एनर्जी रिलीज हो रही थी। यांग वहां कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, क्योंकि वहां की एनर्जी उसकी बॉडी में घुसकर उसकी पावर्स को बूस्ट कर रही होती है। रात भर कल्टीवेशन करने के बाद यांग एक नया फायर ड्रॉप अटैक डेवलप कर लेता है, जिसका टेस्ट करके वो एक पत्थर को भी तोड़ दे रहा था। जब यांग वहां से लौटने की तैयारी कर रहा था तो उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है और वो इंस्टेंट रिएक्ट करके फायर ड्रॉप अटैक कर देता है। लेकिन उसका अटैक एक ओल्ड मैन को लगने वाला था, जिसे वो डॉज कर लेता है, जिसका नाम है एल्डर 11। यांग की कल्टीवेशन की स्किल को और अटैकिंग सेंस की तारीफ करते हुए वो एल्डर सामने आ जाता है और उसे ड्रैगन वैली के बारे में बताता है। वो बताते हैं कि ये जगह यांग एनर्जी का ट्रेजर है और यहाँ पर क्रिमिनल्स को सजा भी दी जाती है। एल्डर 11 के जाने के बाद यांग अपने घर को वापस लौट पड़ा था। अगले दिन यांग को सोमू का एक वार्निंग लेटर मिलता है, जिसमें उसे सेट से बाहर चैलेंज किया गया था। यांग सोमू के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसे लगता है कि इससे उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंप्रूव होगी। वहां पहुंचकर यांग देखता है कि सोमू और उसके चमचे फैंग टावर के लोगों से लड़ रहे होते हैं। फैंग टावर के लीडर जैंग और सोमू के बीच में जोरदार फाइट हो रही थी। जैंग सोमू को बुरी तरीके से पीट देता है, लेकिन सोमू हार नहीं मानता। जब जैंग सोमू को और ज्यादा मारने की कोशिश करता है तो यांग बीच में आकर जैंग को एक जोरदार पंच और किक मारता है, जिससे जैंग काफी दूर जाकर गिरता है। यांग का ये कदम सबको शॉक कर देता है, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो सोमू की हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पर यांग ने सोमू की मदद करने की सोच ली थी और इस फाइट में शामिल हो गया था। लेकिन फाइट के बीच में उसका ध्यान भटक जाता है और वो सराउंड हो जाता है। तभी यांग अपनी फायर एनर्जी रिलीज करके सबको दूर फेंक देता है। ये देखकर सब शॉक रह जाते हैं, क्योंकि यांग इतना पावरफुल कैसे हो गया। सोमू और उसके दोस्त को बचाने के बाद यांग और सोमू के बीच में दोस्ती की शुरुआत होती है। सोमू यांग को सीनियर ब्रदर कहकर उससे माफी मांगता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। और साथ ही हमें यहाँ पर सोमू की बहन के बारे में भी पता चलता है, जिसका नाम सुयान होता है, जो एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है। सुयान सोमू को उसकी गलतियों के लिए डांटती है और उसे बेटर बनने की सलाह देती है। यांग सुयान से इम्प्रेस हो जाता है और उसकी पावर्स को देखकर उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। सुयान यांग को सोमू से दूर रहने की सलाह देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सोमू और यांग की राइवलरी उनके कल्टीवेशन को इफेक्ट करे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यांग और सोमू एक मार्केट में जाते हैं, जहां पर डिफरेंट सेट के लोग ट्रेडिंग करते हैं। सोमू यांग को मार्केट के रूल समझा रहा होता है और उससे स्पिरिचुअल फ्रूट्स के बारे में भी बताता है। मार्केट में सोमू और यांग एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं और सोमू यांग को अपने सेट के एल्डर्स और लीडर्स के बारे में भी बता रहा था। सोमू यांग को बताता है कि उसके सेट का लीडर 10 साल से मिसिंग है और उसका जूनियर डिसिपल उससे जेलस होकर सेट को हार्म कर रहा था। अब ऐसे ही बात करने के बाद ये लोग वहां पर शॉपिंग करने लग जाते हैं, जहां पर यांग कुछ हर्ब्स खरीद रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहां हुमाई, एक मिस्टीरियस लड़की जो कि यांग को फॉलो कर रही होती है, वो हमें दिखाई देती है। और इधर जब यांग एनर्जी रिलेटेड आइटम्स ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है तो एक शॉपकीपर उसे ओवर प्राइस में उसे चीज बेचने की कोशिश करता है, लेकिन यांग समझ जाता है और उससे कुछ भी नहीं खरीदता है। और जब तक यांग उस मार्केट में भटक रहा था, वो लड़की हुमाई लगातार उसके पीछे पीछे घूम रही होती है और उसे एक हिडन यंग एनर्जी स्टोन वाली शॉप दिखाती है। यहाँ शॉपकीपर से डील करते वक्त पता चलता है कि ये शॉप हुमाई के गैंग की है। हुमाई यांग को स्टोन फ्री में देने की कोशिश करती है, लेकिन यांग अपने पास कुछ मौजूद पिल निकाल कर ट्रेड कर लेता है, जिससे हुमाई को बुरा लग जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे एक गिफ्ट बॉक्स देती है। मार्केट से बाहर आते वक्त यांग को रियलाइज हो जाता है कि कोई है जो उसे फॉलो कर रहा है।
है वो हुमाई को लेकर जंगल की तरफ भागता है, जहाँ चैंग और उसका साथी टाओ उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब यांग समझ जाता है कि ये लोग सोमोपिट गैंग से है और उसे मारने आए हैं। हुमाई को अपनी सेफ्टी की चिंता होती है तो यांग उससे प्रोटेक्ट करती। हुमाई यांग को समझाती है कि उसका ओपोनेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उसे लड़ने में बहुत मुश्किल होने वाली है, लेकिन यांग को लगता है कि वो खुद हैंडल कर सकता है। लेकिन हुमाई उसे रोकने की कोशिश करती है। जब यांग और उसका ओपोनेंट लड़ने लगते हैं तो यांग को पता चलता है कि उसका ओपोनेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वो अपने स्टोन की एनर्जी एब्सॉर्ब करके अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है। इसी बीच उसका ओपोनेंट उस पर हमला कर देता है, लेकिन यांग उससे बच निकलता है। यांग की बॉडी में एक स्कल मॉन्स्टर रहता है जो उसकी बॉडी को कंट्रोल करके उसके अपोनेंट को मार देता है। यांग को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन स्कल मॉन्स्टर उसे समझाता है कि अगर वो नहीं होता तो आज यांग मारा जा चुका होता। लेकिन तभी वहीं दूसरी ओर हुमाई और यांग के अपोनेंट के बीच की लड़ाई शुरू हो गई थी। हुमाई का ओपोनेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो हुमाई को हराने की कोशिश करता है। इसी बीच यांग अपने स्कल मॉन्स्टर की एनर्जी को यूज करके वो अपने ओपोनेंट को काफी जोर से पंच मारता है और उसका ओपोनेंट काफी दूर जाकर गिरता है। जब यांग सोचता है कि उसका ओपोनेंट हार गया है, इस बार उसका ओपोनेंट यांग को धोखा देकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन यांग उससे बच निकलता है। अब स्कल मॉन्स्टर की एनर्जी की वजह से उसका ओपोनेंट काफी वीक हो गया था और वो पहाड़ से गिर जाता है। यांग हुमाई को बचा लेता है, लेकिन खुद वीक हो जाता है और बेहोशी के हालत में चला जाता है। बेहोश होने के बाद यांग वहीं पर गिर जाता है और हुमाई उसे अपने गोद में पकड़ लेती है। यहाँ पर हुमाई को भी यांग की काफी फिक्र हो रही थी कि न जाने ये कैसे ठीक होगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यांग काई अपने पास्ट एक्शन के ट्रॉमा से काफी ज्यादा जूझ रहा था। जब उसने 2 लोगों को मारा था जिनको वो नहीं मारना चाहता था, उसके अंदर के स्कल मॉन्स्टर ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। हुमाई के साथ उसका इमोशनल कन्फ्रंटेशन हो गया था और जब वो नहाने के बाद उससे ऑकवर्डली मिलते हैं तो हुमाई उसे अश्योर करती है कि वो उसे किलिंग को छिपाने के लिए झूठ बोल देगी, लेकिन यांग को बुरा लगता है कि उसकी वजह से हुमाई को ये सब करना पड़ रहा है। हुमाई के जाने के बाद यांग अपने घर लौटता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके सीनियर ने सीक्रेटली उसकी हेल्प की है। वो और भी ज्यादा मेहनत करके हुए अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करता है। ड्रैगन वैली की एक्सट्रीम यांग एनर्जी यूज करके वो अपनी पावर्स को बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी पर इसका बहुत ही बुरा पेनफुल असर होता है कि तभी उसे एक मिस्टीरियस स्टोन मिलता है जो कि एक सीड होता है। यांग उसे प्लांट करता है और कुछ दिन बाद उसे एक मैजिकल फ्रूट मिलता है जिसे खाकर उसकी कल्टीवेशन और बूस्ट हो जाती है। वो और भी ज्यादा मेहनत करके अपने सेक्ट में रिस्पेक्ट हासिल करता है और लोग उसे पावरफुल सीनियर काई भी कहने लगे थे। टाइम बीतने के साथ उसका लगाया हुआ प्लांट एक पावरफुल फ्रूट बना देता है जिसे खाकर यांग 9th लेवल के कल्टीवेशन अचीव कर लेता है। अब यांग काई को अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने के लिए रेयर यंग सीड की जरूरत है जो कि ब्लडी बैटल गैंग के माइनिंग एरिया में मिलते हैं। उसके पास पैसे भी नहीं है, इसीलिए वो हुमाई की हेल्प लेने का डिसाइड कर लेता है और उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि हुमाई की ट्विन सिस्टर भी है जिसका बिहेवियर बिल्कुल ही अलग है। वो यांग से मिलती है और हुमाई की सिस्टर जो थोड़ा ज्यादा फ्लर्ट करती है और प्लेफुल है, यांग काई को टेस्ट करती है और उससे टीज करने लग जाती है और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन यांग काई जो इनोसेंट और फोकस्ड है उसका हर अटेम्प्ट पॉलिटिकली रिजेक्ट कर देता है। पहले तो वो उसे हुमाई ही समझ लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको शक हो जाता है कि उसने नोटिस किया हुमाई के लिप्स पर लिपस्टिक लगी हुई है जो कि असली हुमाई कभी नहीं लगाती। और रूम में 2 कप्स हैं जिससे उसे समझ में आता है कि यहाँ पर कोई और भी है। अब यांग काई समझ जाता है कि ये हुमाई नहीं है बल्कि उसकी ट्विन सिस्टर है। जब उसकी सिस्टर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है तो वहां पर वो अपना कंट्रोल नहीं खोता है और उसकी हर ट्रिक को पॉलिटिकली अवॉइड कर देता है। सिस्टर उसकी इनोसेंट से फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसे प्रोवोक करने के लिए अपने एंकल पर फेक इंजरी बना लेती है। यांग काई जो हर्बल मेडिसिन एक्सपर्ट है उसका ट्रीटमेंट करता है, लेकिन सिस्टर फिर भी उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी। यांग काई आखिरकार सिस्टर को कन्फ्रंट करता है और बताता है कि उसको पता चल गया है कि वो हुमाई नहीं है। उसने एक्सप्लेन किया कि हुमाई का बिहेवियर, स्मेल और बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं है।
जिससे कि उसको पता चल गया कि तुम उसकी सिस्टर हो, ना कि हुमाई। अब इस बात से सिस्टर को गुस्सा आ जाती है और वो उसे पनिशमेंट देने की धमकी देती है, या तो वो अपना हाथ काट दे या ब्लडी बैटल गैंग को ज्वाइन करे। लेकिन यांग काई समझदारी दिखाते हुए कहता है कि सिस्टर तुम मुझे नहीं मार सकती हो, क्योंकि वो हुमाई को रिस्पेक्ट करती है। तब तक असली वाली हुमाई जो वहाँ पर खड़ी होकर सब कुछ सुन रही होती है। जब सिस्टर उसे बाहर लाती है तो हुमाई यांग से माफी मांगती है और उसकी हेल्प करने को तैयार भी हो जाती है। अब हुमाई की सिस्टर आखिर में मान जाती है और उन दोनों को माइनिंग एरिया जाने की इजाजत दे देती है। अब जब हुमाई और यांग काई एक साथ होते हैं तो यहाँ पर यांग काई हुमाई से अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगता है और हुमाई भी उसे माफ कर देती है, ये कहते हुए कि वो दिन तो यादगार था, लेकिन अब उसे जाने दो। अब यहाँ पर यांग थोड़ा सा तो शर्मा जाता है, लेकिन दोनों का बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था। जब यांग काई और हुमाई माइनिंग एरिया में पहुंचते हैं, वहां पर एक इंचार्ज होता है लैंग, जो कि यांग काई को देखकर उसे सस्पेक्ट कर लेता है कि वो वहां पर सीक्रेट्स को चुराने आया है। उसने यांग की स्पिरिचुअल पावर को ब्लॉक कर दिया था और उसे मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन यांग के अंदर का स्कल मॉन्स्टर ने उसे बचा लिया था। लैंग शॉक में रह गया था कि एक बॉडी टेम्परिंग रियम का लड़का उसकी सीक्रेट टेक्निक को कैसे ब्रेक कर गया। हुमाई ने बीच में आके यांग को बचाया और लैंग को वार्न किया कि अगर आपने उसको टच भी किया तो मैं पापा को बता दूंगी। अब लैंग को वापस जाना पड़ता है, लेकिन उसने सीक्रेटली अपने ग्रैंडसन को प्लान बनाया कि हुमाई और उसकी सिस्टर को कंट्रोल में करना, ताकि पूरे गैंग पर उनका राज हो। माइनिंग एरिया से बाहर आते वक्त यांग ने हुमाई को एक सीक्रेट बताया, 10 फीट नीचे खोदो, तुम्हें एक ट्रेजर मिलेगा। लेकिन यांग ने उसे सीक्रेट रखने को कहा। वहां से जाते वक्त यांग को रियलाइज हुआ कि वो अभी बहुत वीक है। उसने सोचा कि बॉडी टेम्परिंग रियल्म को ब्रेक थ्रू करके अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी, वरना ऐसे विलेंस कैसे हैंडल करूंगा। लैंग ने भी यांग को वार्निंग दी कि 5 साल बाद मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यांग काई अपनी कल्टीवेशन में बिजी था और वो ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 10 दिन तक कंटिन्यूअस कल्टीवेट करने के बाद भी केन रियल्म तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसने सोचा कि शायद उसकी इनर एनर्जी किसी चीज से सरप्रेस हो रही है और उसने नोटिस किया कि उसके प्लांटेड सीड ने 10 दिन में ही फ्रूट्स दे दिए हैं, जबकि नॉर्मली 1 महीने लगते हैं। फ्रूट्स को देखकर वो शॉक रह गया था, लेकिन उसने एक फ्रूट खा लिया जिससे उसकी बॉडी में यंग एनर्जी का बड़ा बूस्ट मिलता है और फ्रूट ने उसकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर दिया था। लेकिन एनर्जी इतनी इंटेंस थी कि उसको रिफाइन करना बहुत मुश्किल हो गया था। जब यांग काई ने दोबारा कल्टीवेशन शुरू की तो सीनियर सिस्टर जियाओ, जो छुपके से उसको ऑब्जर्व कर रही थी, उसने देख लिया कि उसकी एनर्जी में एक एविल ऑरा मिल गया है और उसने सोचा कि शायद कोई डिमोनिक एंटिटी उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर रही है। और अचानक यांग काई के अंदर से डिमोनिक एनर्जी ने कंट्रोल करना शुरू किया, जिससे वो वायलेंट हो गया और सीनियर सिस्टर से लड़ने लग गया और उनकी भारी टक्कर हुई, जिसमें सीनियर सिस्टर ने अपनी 3rd लेवल केन रियल्म की पावर दिखाई। लेकिन यांग काई ने भी अनएक्सपेक्टेडली उनके अटैक को ब्लॉक किया और लड़ाई के बीच में यांग काई को रियलाइज हुआ कि ये सीनियर सिस्टर फैमिलियर लग रही हैं, लेकिन उसके पहचानने से पहले ही जियाओ ने एस्केप कर लिया था। अब यांग काई फिर से कल्टीवेट करने लगता है और इस बार डीमन एनर्जी के कंट्रोल से आजाद होकर और उसने ड्रैगन क्लिफ के पास जाकर वहां की यांग एनर्जी को भी अब्सॉर्ब किया और आखिरकार केन रियल्म के 3rd लेवल तक ब्रेक थ्रू कर लिया। सीनियर सिस्टर जियाओ और एल्डर 11 जो छुपके से उसे ऑब्जर्व कर रहे थे, वो दोनों इस स्पीड से शॉक रह गए, क्योंकि नॉर्मल लोगों को मंथ्स लगते हैं, लेकिन यांग काई ने तो सिर्फ एक ही दिन में ये अचीव कर लिया। और फिर सीन शिफ्ट होता है और सुमो पर आता है। उसका एक इंटरनल सेट चैलेंज है जियांग के अगेंस्ट। जियांग एक चीट करता है और अपने ग्रैंडफादर के दिए हुए डिफेंसिव ट्रेजर को यूज करके सुमो को ब्रूटल तरीके से पीट रहा होता है। अब सुमो के डिसिपल्स हेल्प करने आते हैं, लेकिन जियांग के बंदे उनको रोक लेते हैं और जब सुमो को देखकर उसकी हालत खराब होती है तो वो जियांग के सामने घुटने टेक देते हैं, लेकिन जियांग उन्हें और टॉर्चर करता है और तभी यांग काई आ जाता है और चैलेंज करता है जियांग को। वो एक्सपोज करता है कि जियांग का आर्मर फेक है और उसकी यंग एनर्जी से उसको तोड़ देता है और यांग काई जियांग को पब्लिकली ह्यूमिलिएट भी करता है और कहता है कि सुमो तुमसे बेटर है और उसके डिसिपल लॉयल है, जबकि तुम्हारे बंदे तो सिर्फ तुम्हारी डर की वजह से काम करते हैं।
अब यांकाई ने जैंग को सीरियसली इंजर्ड कर दिया था। जैंग सरेंडर कर देता है लेकिन यांकाई उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी एक नया कैरेक्टर शाओ अरीना में कूद पड़ता है और यांकाई पर एक जोरदार पाम अटैक कर देता है जिससे यांकाई पीछे ढकेल जाता है। शाओ डिसिप्लिन हॉल का मेंबर है और जैंग को सपोर्ट करता है और वो अक्यूज करता है कि यांकाई ने फेलो डिसिपल को मारने की कोशिश की है जिसका पनिशमेंट एग्जीक्यूशन है। यहाँ ट्विस्ट आता है जब जैंग मैनिपुलेट करते हुए कहता है कि यांकाई ने उसे किल करने की कोशिश की थी। अब यूटेन और जाओ यांकाई को सपोर्ट करते हैं लेकिन कोई भी विटनेस सच बोलने को डर रहा था क्योंकि सबको जैंग से डर लगता था। शाओ अपने जूनियर्स को ऑर्डर दे देता है कि यांकाई को अरेस्ट करो। यांकाई और उसके दोस्त यूटेन और जाओ को फॉरेस्ट प्रिजन में डाल दिया जाता है। प्रिजन में यांकाई को पता चलता है कि सेक्ट के एल्डर ग्रैंड एल्डर और सेकंड एल्डर के बीच में पुरानी राइवलरी है। यूटेन बताता है कि सेक्ट लीडर के डिसअपीयरेंस के बाद से ग्रैंड एल्डर ने कंट्रोल संभाला है जिससे सेकंड एल्डर सोमू के ग्रैंडफादर को प्रॉब्लम हुई और ये पॉलिटिक्स सेक्ट के डिसिप्लिन को खराब कर रहा है। तभी कुछ गार्ड आकर यांकाई को उठा लेते हैं लेकिन वो एक्चुअली शाओ के लोग होते हैं जो उसे मारने आए थे। यांकाई उन्हें इजीली डिफीट कर देता है लेकिन फिर खुद शाओ से भिड़ जाता है और शाओ ओपनली कहता है कि वो जैंग का ब्लाइंड सपोर्टर है और यांकाई की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ शिया एल्डर मिंग को सब बताती है और वो यांकाई को बचाने के लिए ब्लैकमेल भी करती है कि अगर वो हेल्प नहीं करेंगे तो वो 9 यिन कन्वर्जेंस ग्राउंड नहीं जाएगी। एल्डर मिंग को पता चलता है कि यांकाई प्योर यांग एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है जिससे उनका इंटरेस्ट बढ़ता है और साथ ही सोमू की बहन को पता चलता है कि उसका भाई इंजर्ड है और उसके दोस्त प्रिजन में है और वो गुस्से में अपनी ऑरा रिलीज करते हुए उन्हें रेस्क्यू करने के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी ओर यांकाई को शाओ के चमचे बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। उसकी बॉडी से रेड एनर्जी रिलीज होती है जो शाओ को शॉक देती है। शाओ को पता चलता है कि यांकाई दोबारा फाइट बैक करेगा इसीलिए अपनी पावर्स को यूज करके उसे पीछे खींच लेता है। यांकाई सोचता है कि अगर उसने अपनी सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट की होती तो अब तक शाओ को उसके असिस्टेंट ने डील कर दिया होता। उसने डिसाइड किया कि नॉर्मल फाइट करके ही इनका सामना करना है। तभी एक डिसिपल उस पर अटैक करता है लेकिन यांकाई एक जबरदस्त पंच से उसे गिरा देता है। दूसरा डिसिपल भी अटैक करता है लेकिन यांकाई हर अटैक को डॉज करके उसे जमीन पर पटक देता है और इसी बीच सोमू की सिस्टर सुन फॉरेस्ट प्रिजन में पहुंच जाती है और टॉर्चर की आवाज सुनकर समझ जाती है कि यांकाई को पीट रहे हैं। जब तक सुन पहुंचती है तब तक शाओ के चमचे यांकाई को बुरी तरीके से मार चुके होते हैं। शाओ उन्हें रोक देता है। शाओ कहता है कि बस पीटना है, मर्डर नहीं करना है। चमचे डिस्कस करते हैं कि यांकाई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया है, एक पंच में दांत तोड़ दिया, अगर 2-4 और लगते तो हमारी तो लाइफ लाइन ही खत्म हो जाती। अब यांकाई की बॉडी से फिर से वो रेड एनर्जी रिलीज होती है और वो फिर से अटैक करता है। शाओ की विंड स्पाइनिंग फोर्स से यांकाई को वॉल में फेंक देता है लेकिन यांकाई फिर से उठकर उन्हें सरप्राइज कर देता है। उसके बोन्स क्रैक होते हुए सब देखकर डर जाते हैं। तभी शुन आइस पावर यूज करके यांकाई की एविल एनर्जी सरप्रेस करती है और यांकाई को उठाते हुए शुन शाओ से पूछती है कि किसने अटैक किया। शाओ सर झुका लेता है। शुन यांकाई को लेके जाती है। जाते वक्त एक ब्लास्ट करके शाओ और चमचों को सीरियसली इंजर्ड कर देती है। जब शुन यांकाई को हील कर रही होती है तो वो सुमू और जाओ को भी रिलीज करने को कहता है। शुन उसे अश्योर करती है कि उनकी टेंशन ना ले। रास्ते में हुंग चैन ब्लॉक करता है जो डिसिप्लिन हॉल का सेकंड जीनियस है। हुंग चैन का कहना है कि यांकाई ने सेक्ट के रूल्स तोड़ दिए हैं। शुन लॉजिकली काउंटर करती है, ग्रुप फाइट के लिए दोनों ग्रुप चाहिए, सिर्फ यांकाई को क्यों अरेस्ट किया। जब हुंग चैन के पास जवाब नहीं होता है तो शुन उसे सेक्ट की हिपोक्रेसी दिखाती है। यांकाई और शुन मिलके हुंग चैन को इरिटेट करते हैं। यांकाई जानबूझकर कहता है कि शुन को उससे प्यार हो गया है जिससे हुंग चैन का गुस्सा बढ़ता है। वो यांकाई को वीक और लूजर बोलता है। यांकाई उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है लेकिन शुन रोक देती है। हुंग चैन का गुस्सा देखकर सब हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ एल्डर की मीटिंग में सुमू आर्ग्यू करता है कि यांकाई ने कोई वेपन यूज नहीं किया है। एल्डर की पॉलिटिक्स चलती है। जियाओ जो कि जैंग का ग्रैंडफादर होता है यांकाई को पनिश करवाना चाहता था लेकिन एल्डर जू सुमू का ग्रैंडफादर उन्हें एक्सपोज कर देता है कि जैंग ने भी इलीगल आर्मर यूज किया था। मीटिंग के बीच में पता चलता है कि शुन ने यांकाई को जेल से रेस्क्यू कर लिया है। एल्डर का डिसीजन
समझाता है कि यांकाई को पनिश नहीं किया जाएगा, सेक्ट के रूल्स के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा। जब हुंग चैन यांकाई को रोकने की कोशिश करता है तभी एल्डर मैंग आकर सेक्ट लीडर को ऑर्डर सुनाते हैं यांकाई को रेगुलर डिसिपल बना दिया जाए और हुंग चैन होपलेसली उन्हें जाने देता है। अब यांकाई वापस आते हुए कहता है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। वो एक अजनबी जगह पर पहुंच जाता है और वो जगह उसे जानी पहचानी लगती है। तभी उसके दोस्त सोमू, यूतैन और जाओ भी वहां पहुंचते हैं और सोमू उसे जीजाजी कहता है और उसे चिढ़ाता है, जो यांकाई को कंफ्यूज करता है। सोमू बताता है कि उसकी बहन ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो यांकाई से प्यार करती है। अब यांकाई शॉक हो जाता है क्योंकि असल में उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, बस हुंग चैन को जलाने का प्लान था। मगर अब सबको लग रहा था कि उन दोनों के बीच में प्यार है। अब सोमू यांकाई को एलिक्सर देता है जो उसके ग्रैंडफादर ने भेजे थे। यांकाई शुरू में तो उसे लेने से हिचकिचाता है, लेकिन सोमू के इंसिस्ट करने पर वो एक्सेप्ट कर लेता है। एलिक्सर पीने के बाद यांकाई की एनर्जी और गोल्डन बॉडी स्ट्रांग होने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि गोल्डन बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए एक स्ट्रांग बॉटल की जरूरत है। जल्दबाजी में वो गलत कमरे में घुस जाता है जहां पर शुयान कपड़े बदल रही होती है और उसे देखकर शुयान गुस्से में आकर अटैक कर देती है। अब यांकाई शुयान की फाइट शुरू हो जाती है जिसमें शुयान उसकी गोल्डन बॉडी को टेस्ट और सोमू और दोस्त ये देख रहे होते हैं लेकिन इंटरफेयर नहीं करते हैं। शुयान यांकाई को आइस में ट्रैप कर देती है। 3 दिन तक यांकाई आइस में मेडिटेट करता रहता है और अपनी गोल्डन बॉडी की टेक्निक को मास्टर करता है। आखिर में वो आइस को ब्रेक करके बाहर आ जाता है और सबको इम्प्रेस कर देता है। पार्टी सीन में सब खाना खाते हैं जहां सुमू बताता है कि एल्डर मिंग ने ही मैटर सॉल्व करने में मदद की थी। यांकाई एल्डर मिंग से मिलने कंट्रीब्यूशन हॉल जाता है और वहां पहले तो कॉमेडी सीन होती है जहां एल्डर मिंग उसे अपनी मदद करने को कहता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उन्हें यांकाई की यांग एनर्जी की जरूरत है शुयान की हेल्प के लिए। शुयान की एक यूनिक मेडिसिन स्पिरिट सेंट बॉडी है जिसमें 9 यीन कंडेंसिंग ड्यू नाम की एनर्जी है। इससे रिफाइन करने के लिए यांकाई की यांग एनर्जी चाहिए। एल्डर मिंग समझते तो हैं कि शुयान की कल्टीवेशन सरप्रेस की गई है, वरना वो सु युआन से भी आगे होती। अब यांकाई हेल्प करने को तैयार हो जाता है। अब यांकाई जो अपनी क्यूरियोसिटी और क्वेश्चन से एल्डर मिंग को परेशान कर रहा होता है, फाइनली उसे पता चलता है कि उन्हें ब्लैक विंड माउंटेन पर जाना है और वहां पर हर साल 7वें महीने के 7वें दिन यीन एनर्जी गैदर होती है और उसे टाइम पर 9 यीन कंडेंसिंग ड्यू अपीयर होता है जो कि बहुत ही पावरफुल एनर्जी सोर्स है। एल्डर मिंग यांकाई को समझाते हैं कि सिर्फ 10 दिन बचे हैं और उन्हें जल्दी से तैयारी करना होगा, लेकिन यांकाई को लगता है कि एल्डर मिंग उसे क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं और जब वो ज्यादा सवाल पूछता है तो एल्डर मिंग गुस्से में उसे चुप रहने को कह देते हैं। इसी बीच यांकाई एल्डर मिंग को रोंगलैंग शैंग का कुत्ता बोल देता है जिससे सुनकर एल्डर मिंग उसे पकड़ने भागते हैं, पर शिया बीच में आकर उसे बचा लेती है। शिया को पता चलता है कि यांकाई सही है, लेकिन वो एल्डर मिंग की इज्जत भी करना चाहती है, इसीलिए दोनों के बीच टेंशन और कॉमेडी दोनों मिक्स हो गई थी। जब यांकाई और शिया अलग होते हैं तो यांकाई अपने कल्टीवेशन पर फोकस करता है और उसने शिया की दी हुई यांग पिल्स को कंज्यूम किया था जिससे उसकी एनर्जी और कल्टीवेशन लेवल बूस्ट होते हैं और वो अपने माइंड स्पेस में देखता है कि उसके यांग लिक्विड ड्रॉपलेट्स अब 40 हो चुके हैं और वो कैन रियल्म के 4th लेवल पर पहुंच गया है और ये सब उसकी मेहनत और शिया की पिल्स का रिजल्ट था। थोड़ी देर बाद एल्डर मिंग से मिलने के लिए कंट्रीब्यूशन हॉल में शिया यांकाई को बताती है कि एल्डर मिंग बीमार पड़ गए हैं, लेकिन असल में उसने उन्हें ड्रग वाइन पिला दिया था ताकि वो उन्हें रोक ना सके। यांकाई को शक होता है, लेकिन शिया उसे कन्विंस करती है कि वो दोनों को ब्लैक विंड माउंटेन जाना होगा। शिया को लगता है कि एल्डर मिंग को रिस्क में नहीं डालना चाहिए और वो यांकाई के साथ जर्नी कंटिन्यू करती है। मार्केट से घोड़े खरीदने के बाद दोनों ब्लैक विंड माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में शिया ऑकवर्ड फील करती है क्योंकि वो यांकाई से बात करने से घबरा रही थी और वो सोचती है कि उसने पहले चुपके से यांकाई को हेल्प किया था, लेकिन अब डायरेक्ट इंटरेक्शन में डर लग रहा है। रात को रेस्ट करते वक्त यांकाई शिया से पूछता है कि उसने एल्डर मिंग को ड्रग क्यों दिया। शिया कन्फेस कर लेती है कि अगर ऐसा ना करती तो एल्डर मिंग उन्हें जाने नहीं देते और यांकाई हंसने लगता और शिया के साथ उसका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होने लगता है। वो एक रोमांटिक मोमेंट आता है जब यांकाई शिया के हाथ पकड़ता है, लेकिन शिया ऑकवर्डली अपना हाथ छुड़वा कर चली जाती है। दूसरी ओर विलेंस लाइक हुंग चैन और लैंग हुआ उन्हें ट्रैक कर रहे होते हैं। हुंग चैन जो यांकाई से दुश्मनी रखता है प्लान बनाता है कि कैसे उसे ब्लैक विंड माउंटेन पर ट्रैप करें। लैंग हुआ जिसका ग्रैंडफादर एल्डर लैंग पहले यांकाई से क्लैश कर चुका है, वो भी अपनी टीम के साथ उन्हें फॉलो कर रहा था। लैंग हुआ को लगता है कि यांकाई
यांकाई ने उसकी क्रश शिया को छीन लिया है, इसीलिए वो रिवेंज लेना चाहता था। और उसके साथ हॉल मास्टर वेन है जो कनिंग प्लान्स बनाता है और उनकी टीम में नुओ लैंग भी शामिल है जिसका भाई पहले यांकाई के हाथ मारा गया था। वेन का प्लान है कि वो लोग सीक्रेटली यांकाई को फॉलो करे और जब वो ट्रेजर 9 यिन कंटेंजिंग ड्यू हासिल करे तब अटैक कर दे। जंगल में लैंग हुआ और वेन नुओ लैंग को कैप्चर करते हैं लेकिन बाद में उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। नुओ लैंग को पता चलता है कि यांकाई ने उसके भाई को मारा था और वो भी रिवेंज चाहता है और वेन समझदारी दिखाता है और कहता है कि नुओ लैंग को शील्ड की तरह यूज करेंगे ताकि डेंजर में ये लोग पहले मरे। जब यांकाई और शिया ब्लैक विंड माउंटेन के पास पहुंचते हैं तो उन्हें नैरो पाथ पर पैदल जाना होता है और वहां रेस्ट करते वक्त शिया फाइनली यांकाई से पूछती है कि उसने पहले क्यों मना किया था हेल्प करने से और फिर सडनली क्यों हाँ बोल दिया। यांकाई उसे देखता है कि उसने शिया की दी हुई मेडिसिन की बोतल सेव कर रखी थी जिनके थ्रू उसको पता चलता है कि शिया छुपके से उसकी हेल्प कर रही थी। शिया शर्माती है लेकिन दोनों को इमोशनल मोमेंट बन जाता है। इसी बीच लैंग हुआ और वेन उन्हें ट्रैक कर रहे थे और वेन समझता है कि शिया बहुत पावरफुल है और उन्हें केयरफुली प्लान करता है। लैंग हुआ इम्पेशेंट है लेकिन वेन उसे समझाता है कि पेशेंस रखना होगा और वो लोग डिसाइड करते हैं कि पहले यांकाई को ट्रेजर हासिल करने देना होगा और फिर अटैक करेंगे। लैंग हुआ ने तो प्लान बना लिया था कि यहाँ पर यांकाई को मारना है और शिया को अपनी मिस्ट्रेस बनाना है और अब एक डेंजरस बीस्ट यांकाई शिया के पीछे पड़ जाता है। दोनों को छुपना पड़ता है एक चट्टान के पीछे। बीस्ट ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की लेकिन फेल होकर चला गया। थोड़ी देर बाद यांकाई को एक ग्लोइंग चीज नजर आती है और चिनियन फ्लावर का जंगल। शिया ने बताया कि ये फ्लावर्स लो ग्रेड एलिक्सर पिल्स बनाने के काम आते हैं और उसने एक फ्लावर रिफाइन करके यांकाई को पिल गिफ्ट कर दी जिससे यांकाई इंप्रेस हो गया था। पर शिया की एनर्जी कम हो रही थी इसीलिए यांकाई ने उसे और रिफाइन करने से रोक दिया। अगले दिन एक स्पिरिचुअल बीस्ट मरा हुआ मिलता है और नु लैंग का एक एली सीरियसली इंजर्ड था। नु लैंग समझ गया था कि लैंग हुआ और वेन सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी। लैंग हुआ इम्पेशेंट हो गया और उसने वेन से पूछा कब तक यांकाई का पीछा करेंगे, मैं थक गया हूँ। वेन ने कहा कि यांकाई लगभग डेस्टिनेशन के पास है। लैंग हुआ ने ऑर्डर दिया जल्दी ट्रेजर और शिया को कैप्चर करो, मैं अब कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मैं शिया को पाने के लिए बेसब्र हो रहा हूँ। रात को यांकाई ने नोटिस किया कि शिया की एनर्जी दिन ब दिन कम होती जा रही है और उसने देखा कि शिया बार बार वॉशरूम जा रही है और वीक लग रही है। शिया ने कुछ सीक्रेट सेटअप किया था। बिलीव मी सस्पेंस बड़ा था। तभी जंगल का मौसम चेंज हुआ और शिया ने अपने जेड पेंडेंट से एक शील्ड बनाई ताकि यिन एनर्जी से बच सके। यांकाई को शील्ड के पास रहना पड़ा। शिया ने कहा अगर तुम दूर गए तो मेरी बॉडी फ्रीज हो जाएगी और तुम्हारी यांग एनर्जी की जरूरत है। यांकाई थोड़ा कंफ्यूज हुआ, क्या शिया उसके क्लोज रहना चाहती है? तभी लैंग हुआ, वेन और नु लैंग ने अटैक कर दिया था और वेन ने डायरेक्ट शिया पर स्ट्राइक किया लेकिन शिया ने अपनी एनर्जी यूज करके उसको ढकेल दिया पर इससे उनकी हालत और खराब हो गई थी। यांकाई ने कोशिश की लड़ने की लेकिन शिया ने रोक दिया। वेन एक सोल रियल्म एक्सपर्ट था और लैंग हुआ ने यांकाई को प्रोवोक किया, तुम्हारी मौत का प्लान रेडी है, शिया को छोड़ दो, वो मेरी हो जाएगी। यांकाई को गुस्सा आता है लेकिन शिया ने उसे समझाकर भगाने की कोशिश करी। वेन ने स्पिरिचुअल बीस्ट समन किया और शिया ने अपने हेवन लेवल ट्रेजर को यूज करके शील्ड बना लिया पर वेन को पता चल गया था कि शिया की एनर्जी वीक है और उसने लैंग हुआ को बोला कि शील्ड पर अटैक करो, ट्रेजर भी मिल जाएगा। लैंग हुआ के गूंस ने शील्ड को तबाह करना शुरू कर दिया और यांकाई ने प्लान बनाया कि लैंग हुआ को कैप्चर करो तो सभी लोग उसके ऑर्डर फॉलो करेंगे और तब तक शिया ने एक जियांट फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया था और पूरा जंगल ट्रैप में आ गया था। वेन घबरा जाता है कि ये फॉर्मेशन तोड़ना होगा नहीं तो सब मारे जाएंगे। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।